हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल। मैं हूं निखिल और द हिंदू एडिटोरियल सेशन में आज है हमारा लेक्चर नंबर 13। दोस्तों, आज एक बार फिर से कोविड 19 के अपडेट्स के ऊपर एक शानदार द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस आया है और आज का टॉपिक है द पार्टिसिपेंट्स वी नीड इन फेज 3 ट्रायल। आपको तो पता ही है कि वैक्सीन बनाने के लिए ट्रायल बड़े जोरों शोरों से चल रहे हैं और फेज 3 के ट्रायल के बाद प्रोडक्शन शुरू हो जाता है और वैक्सीन आम जनता तक पहुंचाई जाती है। अब इस फेज 3 के ट्रायल में दो ऑथर्स हैं, इनका आर्टिकल मैं इससे पहले भी कवर कर चुका हूं। उनका कहना यह है कि क्यों ना ये फेज 3 का ट्रायल उन लोगों पे लिया जाए जिनको कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा है। उन्होंने दो लोगों के नाम सजेस्ट किए हैं। उनका कहना है कि ये ट्रायल सबसे पहले कोविड वॉरियर्स पे होने चाहिए, यानी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स पे जो दिन रात कोविड के खतरे में रहते हैं, और साथ ही ऐसे लोगों पे होने चाहिए जो बुजुर्ग हैं और जिनकी वल्नरेबल कंडीशन है, जिनको कोविड 19 का अटैक हो सकता है। ऑलराइट, बट इनकी इस बात में कितना दम है, क्या वाकई में ऐसा किया जाना चाहिए? कोरोना की वैक्सीन कब तक बन के तैयार हो जाएगी और वैक्सीन बन जाने के बाद वो किसे पहले दी जाएगी? फिलहाल इसकी कंडीशन क्या है भारत में, इसके ऊपर जानने के लिए सारी ही जानकारी आज हमारे पास इस आर्टिकल में अवेलेबल है। तो दोस्तों, इस आर्टिकल को आप जरूर समझने की कोशिश करिए और अंत तक ये वीडियो को देखिए। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं सो दैट आपको किसी आरसी पैसेज में इसका जबरदस्त बेनिफिट मिले। आगे बढ़ने से पहले आप सबको एक और इंफॉर्मेशन दे दूं दोस्तों। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो आईसीआईसीआई की जीडी के लिए बहुत जल्द रवाना होने वाले हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि इस बार आईसीआईसीआई ने कोई टॉपिक नहीं दिया है। ऐसे में आपको पिछले 2 महीने का करंट अफेयर्स करना जरूरी है और 2 महीने के करंट अफेयर्स में आपको देश और दुनिया के सबसे हॉट ऑफ द प्लेट मुद्दे उठाने पड़ेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप द हिंदू के ये एडिटोरियल एनालिसिस को रोजाना देखिए, क्योंकि मैं इसमें रोज ही आपके लिए करंट अफेयर्स के मोस्ट अपडेटेड पार्ट को कवर करवाता हूं। फिर चाहे वो राम जन्मभूमि विवाद हो, फिर चाहे वो राइट बाय बर्थ वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स हो, फिर चाहे वो कोविड 19 का कोई केस हो, बहुत सी चीजें जो कि इस वक्त देश और दुनिया में रोज जिसके ऊपर डिबेट चल रही है, हम द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में वही टॉपिक्स लेते हैं। और मेरा दावा है कि अगर आप ये सेशन ढंग से देखते हैं, आपके पास इतना मैटर कलेक्ट हो चुका होगा कि आप किसी भी जीडी में बहुत सी चीजें आसानी से बोलकर उसको क्लियर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप इन सेशंस को सीरियसली लीजिए। दूसरा, अगर आप आरआरबी पीओ की एग्जाम अपीयर करना चाहते हैं या फिर आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हैं, नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश की तैयारी के लिए आपकी रीडिंग और वोकैबुलरी मजबूत होना जरूरी है। और मैक्सिमम बच्चे द हिंदू एडिटोरियल को बहुत ज्यादा प्रावधान देते हैं। ये सेशन खास इसीलिए बनाए गए हैं ताकि आपकी रीडिंग हैबिट अच्छे से डेवलप हो सके। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले आपको कुछ अच्छे वीडियोस का एक कलेक्शन में दिखाना चाहूंगा, जिससे आपको आपकी एग्जाम की तैयारी में बहुत मदद मिलेगी। सो प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक सेकेंड, हाँ, ये है ज्ञानबाजी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको यूट्यूब पर जाकर सिर्फ GYANBAAZI कैपिटल लेटर में टाइप करना है और ज्ञानबाजी का ऑफिशियल चैनल ओपन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप देखेंगे, ये है वीडियोस का शानदार कलेक्शन जो कि मैंने बनाकर रखा है आपके लिए। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के सारे सेशंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। आपको संडे जी के टेस्ट दिख रहा होगा इसमें, जहां पर भी सुपर फास्ट लिखा हुआ, ये सब जी के टेस्ट है। हर एक टेस्ट में मैं 100 क्वेश्चंस आपके लिए पूछता हूं और मैंने ऑलरेडी इन टेस्ट्स में मई, जून, जुलाई और अगस्त का पूरा करंट अफेयर्स कवर करवाया है। इसके अलावा बहुत ही गंभीर और अच्छे करंट अफेयर्स के टॉपिक भी हमने कवर किए हैं, जैसे राम जन्मभूमि, राफेल, देन यूएनएससी में जो भारत की नॉन परमानेंट मेंबरशिप हुई थी उसके ऊपर है लेक्चर, 10th के सीबीएसई वाले इशू पर लेक्चर है, इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट पर लेक्चर है, इकोनॉमिक डाउनटर्न के ऊपर लेक्चर है, देन जीडीपी जीएनपी, यहाँ तक कि ब्लैक मनी, फॉरेन करेंसी, फिस्कल डेफिसिट और इंग्लिश के भी कुछ वीडियोस हैं। बैंकिंग के रेट्स यानी आरबीआई के रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वेनेजुएला क्राइसिस, कोरोना के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स हैं। एंड अलोंग विद दैट पूरा करंट अफेयर्स है डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि ऐसे जितने स्टूडेंट्स हैं जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप एनबीई
आईबीपीएस और आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा काम के हैं दोस्तों। सो प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस। और अलोंग विद दैट ये कुछ प्लेलिस्ट भी मैंने बना के रखी है। द हिंदू की प्लेलिस्ट अलग है, डेली करंट अफेयर्स की और संडे जीके टेस्ट की। वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम जा रही है, सीधे सीधे इस प्लेलिस्ट को ओपन करिए। यहाँ पर आपको लाइन से सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, एक एक करके सारे लेक्चर्स देखिए और पूरी तैयारी एक साथ ढंग से करके रख लीजिए। नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जाम। ऑलराइट, तो चलिए अब चलते हैं सीधा आज के टॉपिक पर। और आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ मुझे फैमिलियर करवाना होगा, क्योंकि आज का टॉपिक मेडिकल और कोविड 19 जैसे विषय से संबंधित है। इसीलिए कुछ कुछ वर्ड्स आपको सबसे पहले पता होने चाहिए ताकि आपको टॉपिक समझने में आसानी हो। सो हियर आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सबसे पहला वर्ड है कोमॉर्बिडिटी। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए दोस्तों। मोर्बिडिटी शब्द का मतलब होता है जब आपके बॉडी में जब आपके बॉडी में किसी ना किसी बीमारी के लक्षण दिखाई दे, उसको कहते हैं मोर्बिडिटी, राइट। जब आपके बॉडी में अलग अलग प्रकार के सिग्नल्स दिखाई दे, आपके अंदर कोई सिम्टम्स पैदा हो जाए, राइट। और कोमोर्बिडिटी का मतलब होता है जब एक से ज्यादा लक्षण पैदा हो जाए, एक से ज्यादा आपके अंदर सिम्टम्स दिखाई दे। एक सिंपल एग्जांपल से समझिए, किसी व्यक्ति को मेंटल इलनेस है, ओके, यानी उसको दिमागी तौर पर कोई बीमारी है। अगर उसके बॉडी में हाइपरटेंशन के भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसके बॉडी में कोई दूसरी एबनॉर्मेलिटी भी दिखाई दे रही है, तो उसको बोलते हैं कोमॉर्बिडिटीज। आज के लेक्चर में आपको इस टर्म की बार बार जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं पहले से बता के रखता हूं। दूसरा, टी सेल इम्यूनिटी। टी सेल इम्यूनिटी, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इम्यून का मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता, यानी प्रतिरोधात्मक शक्ति। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का वायरस जब घुसता है तो आपका शरीर उससे लड़ना शुरू करता है दोस्तों। आज के डेट में जितने भी लोगों को कोरोना वायरस हो रहा है और वो रिकवर कर रहे हैं, तो हर किसी के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि कोरोना की कोई दवाई तो है नहीं, कोरोना की कोई वैक्सीन तो है नहीं, तो फिर ये रिकवर कैसे हो रहे हैं पेशेंट? वो इसलिए रिकवर हो रहे हैं माफ करना, वो इसलिए रिकवर हो रहे हैं क्योंकि उनके बॉडी में रोगों से लड़ने की एक प्रतिरोधात्मक यानी इम्यूनाइजेशन पावर डेवलप होती है, राइट। जब आपको मलेरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, तो आपका शरीर उस वायरस से लड़ने की थोड़ी बहुत कोशिश करता रहता है। अब अगर आपकी इम्यूनाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी, आप सुबह शाम काढ़ा पीते हैं, आप गर्म चीजें खाते हैं, आप नींद अच्छी लेते हैं, आप योगा करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, और इसके वजह से आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत बढ़िया है, तब हो सकता है कि इम्यूनाइजेशन पावर स्ट्रांग होने की वजह से कोरोना वायरस का अटैक आपके बॉडी में अच्छे से नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपके बॉडी में इम्यून पावर डेवलप होता है। अक्सर हमारे बॉडी में एक इम्यून पावर डेवलप होता है जिसको कहते हैं टी सेल इम्यूनिटी। तो जिनके बॉडी में ये टी सेल इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है, वो प्राकृतिक तरीके से कोरोना से अच्छे से लड़ पाते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आपको? तो आप एक बात जरूर याद रखिएगा, आप अपने घर के सारे बुजुर्गों को ये वीडियो पहले जरूर दिखाइए। उनको ये बोलिए कि अगर आपकी उम्र 50 साल 60 साल से ज्यादा है तो कोरोना का अटैक आप पर सबसे पहले हो सकता है, और उसमें अगर उनको कोई बीमारी होगी तब तो और ज्यादा खतरा है। इसके लिए क्या जरूरी है? अपनी रोगों से लड़ने की शक्ति को मजबूत करिए। वैक्सीन जब आएगी तब आएगी, लेकिन आपकी शक्ति मजबूत होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? आपको रोज सुबह योगा करना है, आपको गर्म चीजें ही खानी है, ठंडी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। हो सके तो गर्म पानी पीजिए, वो भी जरूरी है। हो सके तो रोज एक्सरसाइज करिए, घर पे ही किसी प्रांगण में या फिर छत पर जाकर वॉक करिए, काढ़ा पीने की कोशिश करिए, अलग अलग दवाइयाँ या घर के जो आयुर्वेदिक उपाय होते हैं उससे जो बनता है वो, हल्दी वाला दूध पीकर रखिए। ये सारी चीजों से आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करिए ताकि वैक्सीन आते तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और कोरोना से आप बचे हुए रहे। ये बात क्लियर है? और ये केवल बुजुर्गों के लिए नहीं, आपके लिए भी बहुत जरूरी है। तो सबको करना है, ये मैं खुद ये कर रहा हूं, राइट। आगे बढ़ते हैं। तीसरा,
रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। अब ये टर्म आपने बार बार सुना होगा दोस्तों, RAT। अब ये क्या है, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक आपके बॉडी में कोरोना वायरस के कोई सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, फर्ज करिए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन मान लो दिखाई दे रहे हैं, आपको सर्दी हो गई है, सर दर्द कर रहा है, सर्दी हो गई, खांसी आ रही है, बुखार हो गया जो कि उतर ही नहीं रहा है, या फिर आपके जबान में स्वाद नहीं आ रहा है किसी भी चीज का, राइट। तो लॉस ऑफ टेस्ट या लॉस ऑफ स्मेल ये WHO की गाइडलाइन के मुताबिक एक बहुत बड़ा सिम्टम है, राइट। आप कोई भी चीज को खा रहे हैं और आपको स्वाद नहीं आ रहा है, आपके सामने किसी भी चीज को लाया जाए और आप उसको स्मेल कर रहे हैं, लेकिन आपको उसकी सुगंध महसूस ही नहीं हो रही है। अगर इस तरह की चीजें हो रही है तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि शायद ये कोविड के लक्षण हो सकते हैं। अब अगर ऐसा हो गया तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले अपना RAT कराएंगे, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है? आपके शरीर से थोड़ा सा ब्लड ले लिया जाता है और उस ब्लड से ये चेक किया जाता है कि आपके बॉडी में IgG, ये अगला टर्म IgG और IgM, क्या ये डेवलप हुआ है। अगर इन दोनों में से कोई भी डेवलप हुआ है, आमतौर पे IgM पहले डेवलप होता है, ये डेवलप होने के बाद ही IgG डेवलप होता है, तो अगर ये डेवलप हो गए हैं, इसका मतलब ये कि आपके बॉडी में एक इम्यून पावर डेवलप हुआ है जो रोगों से लड़ने की कोशिश कर रहा है, और इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कोरोना के वायरस आ चुके हैं। समझ में आया? मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, बहुत से बच्चे गांव में रहते हैं, बहुत से शहर में रहकर भी अनअवेयर हैं, उनको ये पता नहीं है कि कोरोना अगर हो गया तो एग्जैक्टली करना क्या है। आज आप इस बात को ढंग से समझिए। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो इस जवाबदारी को निभाना पड़ेगा। अब कोरोना आपके पड़ोस तक आ चुका है और वैक्सीन आकर ठीक होने के लिए वक्त लगेगा, इसलिए जरूरी है कि सतर्क रहें, सेफ रहें। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको आपका रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कराना है, और उस रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में क्या दिखेगा? IgG और IgM आपके बॉडी में डेवलप हुआ है या नहीं, ये पता चलेगा। अगर ये डेवलप हुआ है, इसका मतलब आपके बॉडी में कोविड के लक्षण है और कोविड पॉजिटिव आप हो सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा 100% कंफर्म एक टेस्ट कराना है, जिससे 100% कंफर्म हो जाता है कि आपके बॉडी में कोविड है या नहीं है, तो आपको कराना पड़ेगा ये लास्ट वाला टेस्ट, जिसको बोलते हैं RT-PCR। इसको दूसरी भाषा में स्वॉब टेस्ट भी बोला जाता है, जिसमें आपके बॉडी में, नाक में या गले में एक पाइप डाला जाता है और आपके बॉडी से एक स्वॉब का कलेक्शन लिया जाता है और उसके ऊपर ये टेस्ट किया जाता है और चेक किया जाता है कि आप कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। यदि मान लीजिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कराने के बावजूद किसी प्रकार की कोई संतुष्टि नहीं है, तो आप RT-PCR का टेस्ट भी करवा सकते हैं। RT-PCR का टेस्ट आमतौर पे सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में होता है, शिविर लग जाते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप कराते हैं तो 3 से 4 हजार रुपए के खर्च में ये हो जाता है। लेकिन आप अपने बुजुर्गों की सेफ्टी के लिए ये सारी चीजें जरूर करके रखिए, और जो मैंने आपको बोला कि घरेलू उपाय जितने हैं वो भी आप करके रखिए। तो ये पूरे के पूरे टॉपिक्स आपको समझ में आए या नहीं आए दोस्तों? कोमॉर्बिडिटी, टी सेल इम्यूनिटी, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, IgG, IgM और RT-PCR, यहां तक सब कुछ क्लियर है। तो अब हम तुरंत चलते हैं अपने आर्टिकल पे। इज दैट ओके विथ यू? लेट्स गो टू द आर्टिकल नाउ। हाँ भाई, तो अब ये आर्टिकल आपको समझने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं जाएगी और ढंग से पूरी की पूरी बातें समझ में आ जाएगी। ये आपको GD में पूछा जा सकता है और इसके लिए आज आपको ये आर्टिकल ढंग से समझ लेना चाहिए। तो क्या कहता है ये आर्टिकल? द पार्टिसिपेंट्स वी नीड इन फेज 3 ट्रायल। फेज 3 के ट्रायल में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए? दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, वैक्सीन डेवलप करने के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। पहले आप ये बेसिक बात ध्यान से सुनिए, उसके बिना ये समझेगा नहीं। सबसे पहला फेज होता है फेज 0। फेज 0 जानवर पे किया जाता है, यानी आपने वैक्सीन बना ली, उसका ट्रायल आप एक जानवर पे करके देखेंगे। तो उसके बॉडी पे हम 15-20 दिन, 1 महीने तक ऑब्जर्व करेंगे कि किसी प्रकार से कोई सिम्टम दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं तो अच्छी बात है, फेज 0 आपका सक्सेसफुल रहा। उसके बाद आप करते हैं फेज 1 का ट्रायल।
फेस 1 के ट्रायल में आप मात्र 0 से लेकर 10 लोगों पर ये ट्रायल कर सकते हैं। अगर वो सक्सेसफुल रहा तो फिर आप करते हैं फेस 2 का ट्रायल, जिसमें आप लोगों की संख्या बढ़ा सकते हैं। 10 से लेकर 20-30 लोगों पर ये ट्रायल आप कर सकते हैं। तो 10-30 लोगों पर ट्रायल हो जाने के बाद फिर आता है फेस 3 और फेस 4। फेज 3 का ट्रायल आप करते हैं करीबन करीबन एक पूरे रीजन में, एक कम्युनिटी में। ये हो सकता है 400-500 लोगों पे किया जाए, ये हो सकता है 1000 लोगों पे किया जाए। तो लेखक शेषाद्री और जेकब जॉन साहब ये कह रहे हैं कि ये जो फेज 3 का ट्रायल है, ये फेज 3 का ट्रायल आप सीनियर सिटीजन्स पे करिए जिनकी रोगों से लड़ने की क्षमता काफी कम है, और उसके साथ साथ मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कोरोना वॉरियर्स पे करिए, जैसे कि नर्सेस, डॉक्टर्स, जो दिन रात कोरोना के संपर्क में रहते हैं। क्योंकि इनके बॉडी पे अगर आप ये ट्रायल करते हो तो इसके नतीजे भी जल्द से जल्द सामने आएंगे, और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा गंभीर परिस्थिति में आ सकते हैं कोरोना की वजह से, उनका इलाज जल्द से जल्द हो जाएगा। आपको एक और जानकारी मैं दे दूं कि फेज 3 सक्सेसफुली हो जाने के बाद सीधे प्रोडक्शन की परमिशन मिल जाती है और आप दवाई फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर सकते हो, और उसके बाद आप बड़े बड़े शिविर लगा के वैक्सीनेशन शुरू कर सकते हो। ये समझ में आया? तो अगर फेज 3 आपका सक्सेसफुल हो चुका है तब तो मास प्रोडक्शन शुरू होगा, और 1-2 महीने के अंदर दवाई हमारे घर तक पहुंचने के चांसेस बन जाएंगे। ये क्लियर है? तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये किन मुद्दों पे बात कर रहे हैं। Why it is good idea for healthcare workers and vulnerable subjects to enroll on COVID-19 phase 3 trial? मतलब ये एक अच्छी आइडिया क्यों है कि हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे कि डॉक्टर, नर्सेस और वल्नरेबल सब्जेक्ट, वल्नरेबल का मतलब होता है दोस्तों खतरों से घिरा हुआ, अंग्रेजी का बहुत अच्छा शब्द है ये, खतरों से घिरा हुआ। माइग्रेंट वर्कर्स जिनके पास 2 वक्त की रोजी रोटी भी नहीं है, वो आज के डेट में वल्नरेबल है। ऐसे कोई बुजुर्ग जिनको क्रोनिक बीमारी है और उनके बॉडी में इम्यून पावर कम है, वो वल्नरेबल परिस्थिति में, क्योंकि वो खतरों से घिरे हुए हैं, राइट? तो उन लोगों के ऊपर कोविड-19 का फेज 3 का ट्रायल कर लेना चाहिए, इसके बहुत से बेनिफिट होंगे, राइट? आगे देखते हैं। While everyone else can avoid exposure to COVID-19, healthcare workers have to work in a high-risk environment with repeated exposure to infection. मैं एक-एक पैराग्राफ पढ़ूंगा और आपको समझाता चलूंगा। Vulnerable groups such as the elderly and those with comorbidities, देखो मैंने जो टर्म बताया था वो आ गया, have 5-fold to 15-fold greater mortality when they get COVID-19 than others. कहने का मतलब ये हुआ कि जहां हर कोई कोविड-19 के संपर्क में आ रहा है देर सवेर, वहां ये बेहद जरूरी है कि हेल्थ केयर के वर्कर्स और ऐसे लोग जिनको बार बार कोरोना के संपर्क में आना पड़ता है जैसे कि डॉक्टर्स, उनको सबसे पहले फेज 3 का ट्रायल दिया जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को कोरोना होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दूसरा, कोमोर्बिडिटीज यानी जिनके बॉडी में एक से ज्यादा लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसे लोगों का कोरोना का खतरा कम से कम 5 से लेकर 15 गुना ज्यादा होता है। कैन यू इमेजिन गाइस? यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो कि प्रतिरोधात्मक शक्ति जिसकी कम है, बुजुर्ग है, जिसको कोई बीमारी है, उसका कोरोना पॉजिटिव होने के चांसेस 5 से 15 गुना ज्यादा होते हैं। तो ये इतना भयानक अगर रहेगा तो ऑब्वियसली सबसे पहले उनका टेस्ट कराना चाहिए और उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। Therefore, healthcare workers and vulnerable groups need to be treated as priority category for vaccination when the COVID-19 vaccine is available. यानी हेल्थ केयर वर्कर्स जो है और प्रायोरिटी कैटेगरी के जो लोग हैं उनका टेस्ट सबसे पहले होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई, राइट? आपको तो पता ही है रशिया ने ऑलरेडी वैक्सीन तैयार कर ली और रशिया दावा कर रहा है कि अगले साल जनवरी से वो उसका प्रोडक्शन और लोगों में बांटना शुरू कर देगा। वैक्सीन का नाम रखा है उसने स्पुतनिक 5, राइट? हाँ, अब आगे देखो। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट कोविड-19,
Two COVID-19 vaccines have been accepted for the phase 3 trials after passing the phase 1 trial for safety and phase 2 trial for both safety and the vaccine ability to induce the virus neutralizing antibody with or without T cell mediated immunity। T सेल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो ये बोल रहा है कि दो वैक्सीन ऐसी है भारत में जो कि फेज 3 का ट्रायल अब शुरू करने वाली है, क्योंकि उनका फेज 1 और फेज 2 अच्छे से हो चुका है, राइट। तो वो दो मैं तो आपको इंस्टीट्यूट के नाम भी बता देता हूं। पहला है भारत बायोटेक, जो कि हैदराबाद की एक कंपनी है जिन्होंने कोवैक्सीन नाम की एक वैक्सीन बनाई है, जिसको सरकार ने मान्यता दी है और ये लोग अपना ट्रायल अब कर सकते हैं। और दूसरा पुणे की फेमस कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट, वो भी वैक्सीन बना रही है और वो काफी करीब है फेज 3 ट्रायल को खत्म करने के। तो ये अगर ढंग से हो जाता है तब तो फिर कुछ करना ही नहीं है। वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी हैज नॉट येट बीन प्रूवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड-19 बट द लाइक्लीहुड ऑफ प्रोटेक्शन इज क्वाइट हाई फॉर द फॉलोइंग रीजंस। यहां पर लेखक ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन दे देने के बाद इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और कोविड-19 से सुरक्षा मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं है फिलहाल के कंडीशन में, बाद में रहेगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि अगर आप वैक्सीन दे देते हैं इन लोगों को तो इससे बहुत से काम हमारे आसान हो जाएंगे। अब क्या क्या आसान हो जाएंगे वो उन्होंने आगे बताया है। Natural infection induces both virus neutralizing antibody and T cell mediated immunity, right? Alright, ये देखिए, natural infection induces both a virus neutralizing antibody and T cell mediated immunity. Convincing reports of reinfection by the novel coronavirus in previously infected individuals are extremely rare. कहने का मतलब ये है कि नेचुरली यानी प्राकृतिक तरीके से हमें यदि कोरोना होता है, ठीक से समझना, नेचुरल तरीके से यानी हम बाहर कहीं गए, किसी चीज को हाथ लगा दिया, कोरोना इन्फेक्शन आ गया और हमको कोरोना हो गया, तो वो हो जाने के बाद हमारा शरीर कोरोना से लड़ने की कोशिश करेगा। लड़ने के बाद हम चले जाएंगे आइसोलेशन में, अपने आप को 15-20 दिन के लिए हम लोगों के संपर्क से दूर रखेंगे। उसके बाद हम हर प्रकार का प्रिकॉशन लेंगे। हमारा शरीर कोरोना से लड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई भी दवाई तो है नहीं, इसलिए चुपचाप बैठना है। अब सिर्फ इतना करना है कि बार बार अपना टेस्ट करके ये देखना है कि हमें कोविड जो हुआ था वो ठीक हो गया या नहीं हो गया। 2-3 हफ्ते बाद पता चला कि अब हमारे बॉडी से कोविड के लक्षण जा चुके हैं एंड वी आर नाउ कोरोना नेगेटिव। अगर ये हो चुका है, मान लो इतना सब कुछ, तो इसके बाद दोबारा कोरोना होने के लक्षण आपके शरीर में ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ये समझ में आया क्या? ऐसा क्यों पता है? क्योंकि आपके बॉडी में ऑलरेडी कोरोना से लड़ने के लिए एक सक्षम, एक प्रतिरोधात्मक शक्ति, एक इम्यून पावर डेवलप हो चुका है। इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनना, जिनको कोरोना हो चुका है उनको अब रिकवर कर लेने के बाद वैक्सीन देने की कोई जल्दी नहीं है। किसी ने अगर कोरोना रिकवर कर लिया है, वैक्सीन उसको खूब लास्ट में, सबसे लास्ट में देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसकी बॉडी ऑलरेडी काफी स्ट्रांग हो चुकी है। समझ में आया आपको? ऑल राइट। Suggesting that the natural infection is indeed protective in the vast majority. When a vaccine candidate produces similar immune response, the probability of it being protective against the disease is high. हाँ, देखिए अब ये वाली लाइन को जरा ढंग से समझिए। When a vaccine candidate produces similar immune response, the probability of it being protective against the disease is high. कहने का मतलब ये है कि वैक्सीन दे देने के बाद यदि कोई व्यक्ति में कोरोना के लक्षण नहीं आते हैं तो भविष्य में आएंगे या फिर उसको कोई इन्फेक्शन होगा, उसके चांसेस काफी कम हो जाते हैं। A vaccine that has passed phase 2 should therefore be assumed to be protective. कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वैक्सीन ने फेज 2 का ट्रायल ढंग से पास कर लिया है तो वो वैक्सीन इफेक्टिव तो है बॉस, बिल्कुल है। फेज 3 में दरअसल करते क्या है, फेज 3 में ये देखा जाता है कि अलग अलग लोगों को आप इकट्ठा कर लो। उसमें आप बुजुर्गों को ले लो, छोटे बच्चों को ले लो, जिनको ऑलरेडी बीमारियां हैं उनको ले लो, अच्छे हेल्दी लोगों को ले लो, महिलाओं को ले लो, बच्चों को ले लो, सबको इकट्ठा करो
और इन सबको एक साथ वैक्सीन देना शुरू करो। और फिर आप जरा नोट डाउन करते जाओ, किसी को सर्दी तो नहीं हो गई वैक्सीन लेने के बाद, किसी को उल्टी तो नहीं हो रही है, किसी को कोई दूसरा बुखार तो नहीं आ गया है, वैक्सीन की वजह से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं दिख रहा है। अगर सब के सब ठीक है तो आपका फेज 3 का ट्रायल सक्सेसफुल है, और अब आप प्रोडक्शन करिए और सबको वैक्सीन बांट दीजिए, पोलियो की वैक्सीन की तरह, रेबीज के टीके की तरह। ऑलराइट, ये समझ में आ गया आपको, और यही होने वाला है। Unless proved otherwise in phase 3 trial, which will provide additional evidence of freedom from rare side effect. Once cleared in phase 3, the vaccine is registered by the Drug Regulatory Agency and vaccination of the general public carried out as per the national policy. देखो गाइस, ये कितनी अच्छी बात है, यहाँ पर 1 मार्क का जीके क्लियर कर दिया इन्होंने। ये बोल रहे हैं कि फेज 3 का ट्रायल अगर आपका सक्सेसफुली हो गया तो उसके बाद आपको ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी से अप्रूवल मिल जाता है, और आप उसके बाद दवाइयों को मास प्रोडक्शन के साथ शुरू कर सकते हो। समझ में आया आपको? अब आगे देखिए चाइना में क्या हो रहा है। एंट्रीम रिपोर्ट्स ऑन फेज 1, यानी अंतरिम रिपोर्ट आई है फेज 1 की, एंड फेज 2 वैक्सीन ट्रायल फ्रॉम चाइना, राइट, विथ एन इनएक्टिवेटेड होल वायरस वैक्सीन have demonstrated immunogenicity and short term safety, right? चाइना से अभी अभी ये खबर आई है कि फेज 1 और फेज 2 का ट्रायल उनके यहाँ भी सक्सेसफुली हुआ है, और वो हो जाने के बाद वहां पर भी इम्यून पावर डेवलप हो रहा है और शॉर्ट टर्म सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। लेकिन फेज 3 के ट्रायल उनके यहाँ अभी भी चल रहे हैं, भारत में भी फेज 3 के ट्रायल चल रहे हैं। रशिया इकलौता देश है जो दावा कर रहा है कि उसके फेज 3 के ट्रायल अब खत्म होने को आ गए हैं और अब वो मास प्रोडक्शन पे जा रहा है। अब ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। अब फेज 3 ट्रायल इज इन प्रोग्रेस, उनके यहाँ भी ये प्रोग्रेस पे है, एंड इंडिया इज एम्बार्किंग ऑन द फेज 3 ट्रायल विद सिमिलर वैक्सीन। भारत में भी फेज 3 का ट्रायल अच्छे एक्शन से चालू है। एम्बार्किंग का मतलब होता है शुरुआत, और एक्शन के लिए शुरुआत एक तरीके से, राइट। आगे देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वैक्सीन इज थ्री फोल्ड। ये जो वैक्सीनेशन, सॉरी वैक्सीन नहीं, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का मतलब होता है लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना। तो वैक्सीनेशन जो है उसका लक्ष्य क्या है? तीन तरफा लक्ष्य है। पहला, शॉर्ट टर्म टू प्रोटेक्ट कोरोना वायरस इंडिविजुअल फ्रॉम सीरियस डिसीज एंड डेथ। सबसे पहले तो लोगों की जान बचाना जो कि कोरोना के वजह से खतरे में आ गए हैं। दूसरा, to protect occupationally exposed individuals from acquiring and unwittingly transferring infection to their patients and family। उन लोगों को बचाना जो कि कोरोना के संक्रमण में जाने अनजाने से आ गए हैं, और जो एक्चुअली में कोरोना वाले एरिया में ही काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, जैसे कि नर्सेस, जैसे कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जिनको अपने परिवार और अपने लोगों का खतरा बढ़ाते हुए देखा गया है क्योंकि वो दिन रात कोरोना के खतरे में जी रहे हैं, राइट। यहाँ पर एक टर्म है देखो, अनविटिंगली। अनविटिंगली का मतलब होता है जाने अनजाने में। अब कोई डॉक्टर है, उसको छुट्टी तो है नहीं, उनको तो बेचारों को रोज काम करना है, तो वो रोज हॉस्पिटल जा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन घर आने के बाद उनका भी तो परिवार है, तो सबसे पहले उनकी सुरक्षा भी करना जरूरी है। ये हमारे वैक्सीनेशन का दूसरा उद्देश्य होना चाहिए। और लास्ट, एंड इवेंचुअली टू इरेडिकेट द वायरल इन्फेक्शन। और तीसरा मकसद ये होना चाहिए कि कोरोना को जड़ से हमें खत्म करना है और मिटा देना है। ऑलराइट, आगे देखिए। द मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ अ वैक्सीन इज हाउ मेनी इन्फेक्शंस एंड हाउ मेनी डेथ इट कैन प्रिवेंट रादर देन हाउ हाई द एंटीबॉडी टाइटर विल बी। कहने का मतलब ये, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये वैक्सीनेशन कितनी ज्यादा अच्छी है और कितने लोगों को इन्फेक्शन से बचा सकती है। ओके, सिर्फ ये नहीं देखना है कि ये वैक्सीन कितना एंटीबॉडी बना सकती है। भाई आपके शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो गई तो क्या उससे सारे खतरे मिट जाएंगे? क्या कोई ना कोई परसेंटेज में खतरा तो बचा ही रहेगा। इसीलिए ये देखना जरूरी है कि क्या सब कुछ वाकई में ठीक हो चुका है। बिकॉज एंटीबॉडीज आर ओनली सरोगेट मार्कर्स ऑफ प्रोटेक्शन। यस, ये बात बिल्कुल सही बोली है कि एंटीबॉडीज जो है वो सरोगेट मार्कर्स है प्रोटेक्शन के। सरोगेट मार्कर्स का मतलब होता है एक सब्स्टिट्यूट। ओके, सब्स्टिट्यूट है प्रोटेक्शन के, राइट। वो कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं है, वो एक सब्स्टिट्यूट है प्रोटेक्शन का।
To demonstrate that the vaccine achieves the short-term objective, it is important that the vaccine trial including a good proportion of special group of individuals. हाँ, वैक्सीन कितनी अच्छे से काम कर रही है ये चेक करने के लिए वैक्सीन का ट्रायल काफी ज्यादा लोगों में होना चाहिए। उसका असर ये होगा कि हमको बहुत ज्यादा सैंपल टेस्टिंग मिलेगी और हमें ये यकीन हो जाएगा कि अगर इतने लोगों में इसका ट्रायल सक्सेसफुल रहा तो फिर तो पूरे भारत में अच्छा रहेगा। The twin clinical outcomes of reduced mortality in vaccinated vulnerable individual and reduced infection rates among healthcare कहा गया हाँ among healthcare workers will quickly provide unequivocal clinical measures of vaccine efficacy. Yes, अब ये बात इन्होंने बहुत काम की है। ये बोल रहे हैं कि अगर वैक्सीन का ट्रायल आप हेल्थ वर्कर्स पे करते हो तो इसका फायदा ये होगा कि उस वैक्सीन के क्या क्या असर है वो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, बहुत आसानी से नोट कर सकते हो, क्योंकि जब आप किसी हेल्थ वर्कर के ऊपर इसका ट्रायल करते हो तो वो आपको उसके सिम्टम ज्यादा अच्छे से समझा पाएगा, उसके बॉडी में जो रिएक्शन होते हैं उसको वो ढंग से बता पाएगा, तो मेडिकल टर्म्स में उसको बहुत अच्छे से नोट किया जा सकता है और तुरंत समझने की कोशिश की जा सकती है। ये होगा बेनिफिट। ओके, आगे देखिए। Under normal circumstances, phase 3 vaccination trial include only healthy adult volunteers and only the vaccine is found to be safe and effective. Small bridging studies are conducted among vulnerable subjects, right? अगर सामान्य परिस्थिति चल रही होती, राइट, ऐसी परिस्थिति नहीं चल रही होती कि जिसमें मतलब कोविड 19 है, तो उस समय अगर हम फेज 3 का ट्रायल लेते ना तो वो ट्रायल कैसा होता, वो ट्रायल सिर्फ हेल्थी लोगों पे होता। लेकिन आज की परिस्थिति कोरोना वाली है तो आज हमें ये ट्रायल किस पे लेना पड़ेगा, बुजुर्गों के पे सबसे पहले लेना पड़ेगा और साथ ही कोविड 19 से जो लड़ रहे हैं उन वर्कर्स पे सबसे ज्यादा लेना पड़ेगा। However, in the pandemic situation, if vulnerable groups are deliberately included from the beginning in the phase 3 trial, using a special study design, when the trial is over, we can proceed straight away to immunizing the subgroups. Wow! कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस वक्त बुजुर्गों के ऊपर और कोरोना वॉरियर्स के ऊपर इसका ट्रायल लेते हैं तो अच्छी बात ये होगी कि अगर सक्सेसफुल हो गया तो हम सबसे पहले इन्हीं की जान बचाएंगे और इनका वैक्सीनेशन का काम शुरू कर देंगे, और क्या, ये बहुत अच्छा रहेगा। अब दोस्तों ये वाला पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं, सॉरी ये सीधा हम यहाँ पर चलते हैं, व्हाई हेल्थ केयर वर्कर्स, ये वाले पैराग्राफ की सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी, राइट। मैं कुछ मेन हाइलाइट्स आपको फटाफट बता देता हूं सो दैट हमारा ये आर्टिकल जल्दी खत्म हो। There are several reasons why healthcare workers, particularly those of above 55, should volunteer for and be included in phase 3 trial. कई कारण है जिसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि 55 साल से ऊपर के लोगों के ऊपर और डॉक्टर्स के ऊपर इसका ट्रायल सबसे पहले लिया जाना चाहिए। Historically, healthcare workers have often been the first to volunteer to participate several physiological and pharmacological studies of an experimental nature. This attitude is more appropriate now than ever before in the context of COVID-19 vaccination trial. हाँ, इतिहास गवाह है कि हमेशा मेडिकल चीजों पर कभी भी जब ट्रायल हुए या उनके ऊपर प्रयोग किए गए तो सबसे पहले सामने कौन आया, खुद मेडिसिन के साइंटिस्ट लोग सामने आए, खुद डॉक्टर सामने आए, जो जीव विज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं वो सामने आए। तो आज भी ऐसी ही कुर्बानी देने की जरूरत है, आज भी ऐसी ही किसी न किसी प्रयोग की जरूरत है। तो आज जब ट्रायल लेना है तो इन्हीं लोगों को सामने आना पड़ेगा क्योंकि इनको दिन रात कोरोना के खतरे में जीना होता है। समझ में आया आपको? आगे, पार्टिसिपेशन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स विल मोटिवेट एंड इंथूज मेंबर्स ऑफ द जनरल पब्लिक टू पार्टिसिपेट इन द ट्रायल एंड मेक रिक्रूटमेंट इजियर। हाँ, जब आप खुद देखेंगे कि एक डॉक्टर अपने ऊपर ट्रायल ले रहा है, एक नर्स अपने ऊपर ट्रायल ले रही है, कोई हेल्थ वर्कर अपने ऊपर ट्रायल ले रहा है, तो इससे आम जनता का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो भी ट्रायल के लिए राजी हो जाएंगे। तो ये एक सही तरीका है। दूसरा, the loss of many colleagues, mandatory quarantine of increasing numbers of infected healthcare workers, the struggle to cope with the escalating number of cases in the face of workforce depletion and the worries about risk to their immediate family have eroded the morale of the healthcare workers in India. वाह, कहने का मतलब ये है
कि जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, जो क्वारंटाइन में है, जो आइसोलेशन में है, जो किसी ना किसी तरीके से कोरोना से अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे लोगों का आत्मविश्वास पूरी तरह से जा चुका है। ऐसे लोग काफी घबरा गए हैं और उनका मॉरल अब काफी कमजोर हो गया है कोरोना से लड़ने का। मोरल माफ करना। Inclusion of healthcare workers in the phase 3 vaccine trial may prove to be silver lining and boost the sagging morale of healthcare workers। देखिए गाइस, ये लाइन में बहुत अच्छी वोकैबुलरी है, ये मैं समझा देता हूं। ये बोल रहा है कि अगर हम हेल्थ केयर वर्कर्स को, जैसे कि डॉक्टर नर्सेस को, अगर हम इंक्लूड करते हैं फेज 3 के ट्रायल में, तो इससे क्या होगा, एक सिल्वर लाइनिंग जनरेट होगी। सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है खराब दौर जो चला आ रहा है, बुरा दौर जो चला आ रहा है, उसमें कुछ तो भी अच्छा होना, उसको बोलते हैं सिल्वर लाइनिंग। तो आज तो खराब दौर ही चल रहा है, हर तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है, तो उसमें कुछ तो पॉजिटिव होगा। और दूसरी चीज, सैगिंग मोरल ऑफ हेल्थ वर्कर्स वो बूस्ट होने लगेगा। सैगिंग का मतलब होता है गिरता हुआ, ढलता हुआ, कमजोर पड़ता हुआ। सारे हेल्थ केयर वर्कर्स का मोराल दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। उन सबको कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास मिलेगा। आपको मैं बता रहा हूं, कुछ कुछ डॉक्टर्स इस हद तक जा चुके हैं अभी कि वो कोरोना पेशेंट्स को हाथ नहीं लगाना चाहते हैं, वो घर पे छुट्टी लेके बैठना चाहते हैं। इस हद तक मनोबल टूट चुका है, क्योंकि कोई भी खतरा अपने सर पे ले ही नहीं रहा है। अभी मैं मेरे मॉम डैड को लेकर रेलवे हॉस्पिटल में गया था, कुछ दिनों पहले की बात है। आई हैव सीन, वहां पर डॉक्टर्स पूरी तरह से पीपीई किट पहने घूम रहे हैं। कई सारे बेड्स, कोई बेड खाली नहीं है, हर जगह फुल, बिल्कुल सब जगह इलाज चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में ये बहुत जरूरी है कि इन डॉक्टर्स का, इन नर्सेस का, इन वार्ड बॉयज का, सफाई कर्मचारियों का, हेल्थ केयर वर्कर्स का, इन सबका मनोबल बढ़ाया जाए। और उसके लिए ये जरूरी है कि अगर ट्रायल इनके ऊपर होगा, ये अगर पूरी तरह से इम्यून डेवलप हो जाएंगे और इनको कोरोना का खतरा रहेगा ही नहीं, तो ये अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह पाएंगे। और ये सुरक्षित रहेंगे तो ये खुश रहेंगे, खुश रहेंगे तो ये हमारा इलाज भी पूरी तरह से अच्छे से कर पाएंगे। राइट, ये बात है। अब आपको एक छोटा सा इंसिडेंट मैं और बताता हूं। स्ट्रेचर पे किसी एक पेशेंट को डाला जा रहा था और वहां पर मेंबर कम पड़ रहे थे उस पेशेंट को उठाकर डालने के लिए। कोरोना पेशेंट था, राइट। मैं वहां खड़ा था, यकीन मानिए दोस्तों, हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाऊं और उस पेशेंट को अपने हाथों से स्ट्रेचर पर बिठाऊं, क्योंकि वो एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है। मेरे पास मास्क, ग्लव्स होने चाहिए, तब जाकर मैं उसको हाथ लगाऊंगा, पता नहीं वो मुझे ना लग जाए। अब इस तरह के जो डर है वो आम तौर पे हर जगह फैले हुए हैं, और ये मनोबल तोड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। आप कितना इस बात से वाकिफ हैं और कितना इस चीज को महसूस कर रहे हैं, मुझे जरूर बताइएगा। आगे देखिए, हेल्थ केयर वर्कर्स इन पर्टिकुलरली डॉक्टर्स एंड नर्सेस, हम इस पैराग्राफ पे हैं, यहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। इन पर्टिकुलर डॉक्टर्स एंड nurses understand control clinical trials and the safety features in vaccine production and would be better able to provide informed consent। हाँ, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स को मेडिकल की चीजें समझ में आती हैं, तो उनके ऊपर अगर ट्रायल किया जाएगा तो उनके ट्रायल के रिजल्ट क्या है वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। राइट, फर्दर दे विल क्लियरली अंडरस्टैंड दैट हाफ द एनरोल्ड सब्जेक्ट रिसीव only a placebo and therefore no one will flout personal protection norms even after receiving the vaccine trial injection। सबको पता है कि ये जो वैक्सीन उनको दी जा रही है उसमें से आधी दवाई जो है वो प्लेसेबो होती है। प्लेसेबो का मतलब सिर्फ आपके मेंटल संतुष्टि के लिए होती है, दवाई ववाई कुछ नहीं होती है, एक प्लेसेबो होती है। उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए किसी को बुखार आ गया, डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर को लगा कि सब कुछ नॉर्मल है, तो डॉक्टर बोलेगा सब नॉर्मल है, आप घर जाओ। तो उस पेशेंट को कभी यकीन नहीं होगा, उसको लगेगा नहीं नहीं दवाई दो भाई, ऐसे कैसे। तो डॉक्टर उसको एक खाली गोली दे देगा, उसको बोलते हैं प्लेसेबो। ये गोली केवल संतुष्टि के लिए होती है कि लो भैया आपने कुछ तो भी खाया है, और पेशेंट को ये यकीन होने लगता है कि क्योंकि मैंने दवाई खाई है मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, उसको बोलते हैं प्लेसेबो। तो ये प्लेसेबो जो दिया जाएगा इसका भी एक अच्छा असर पड़ेगा और पेशेंट जबरदस्ती त्राहिमाम नहीं मचाएगा। राइट, आगे देखिए, information on the side effects, a vital deciding factor in vaccine acceptability, is easy to collect and document if healthcare workers are part of the trial। भैया ये बात तो मैं शुरू से बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए वैक्सीन में कोई साइड इफेक्ट आ गया, किसी को वोमिट होने लगा, सर दर्द होने लगा, कुछ होने लगा, तो आपने अगर हेल्थ केयर वर्कर्स पे ये किया है ना, तो
वो लोग उस दवाई के असर और उसके सिम्टम्स ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। उनके उनको क्योंकि मेडिकल टर्म्स की आदत है ना, तो वो ठीक से ये चीजों को समझ पाएंगे। ये समझ में आया क्या आपको? सेल्फ रिपोर्टेड एडवर्स इवेंट विद रेलेवेंट डिटेल्स कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ मोबाइल फोन प्लेटफॉर्म एंड मेंटेन्ड इन अ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस। इन सारी चीज को बहुत अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है अलग अलग तरीके से, राइट। अब हम सीधा चलते हैं कंडीशंस अप्लाई। ये कंडीशंस अप्लाई का एक पार्ट हम देख लेते हैं, यहां पर हम पूरा आर्टिकल खत्म करेंगे। कंडीशंस अप्लाई फॉर इंक्लूजन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स इन द ट्रायल। दोज हेल्थ केयर वर्कर्स हु हैव ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड कोविड-19 एंड हु डू नॉट नीड द वैक्सीन विल बी लिस्टेड इन द नेशनल रजिस्ट्री। दोस्तों पता नहीं आपको मालूम है या नहीं कि भारत में एक नेशनल रजिस्ट्री कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसमें सरकार ये नोट करती जा रही है कि कितने लोगों को अभी तक कोरोना हो चुका है और वो कौन से हॉस्पिटल में एडमिट थे, कितने लोगों रिकवर हो चुके हैं, कितने लोगों की डेथ हो चुकी है, ताकि कोविड-19 जब ठीक हो जाए, वैक्सीन वगैरह आ जाए, तो जितनी गड़बड़ियां हुई, जितनी प्रॉब्लम्स हुई, उन सब के ऊपर ठीक से नजर रखी जा सके। तो यहाँ पर ये बोलने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे जितने हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको ऑलरेडी कोरोना हो चुका है, उनके ऊपर ट्रायल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनको कोरोना हुआ और वो रिकवर भी कर चुके हैं, तो उनके बॉडी में तो इम्यून पावर डेवलप हो ही चुका है, तो समझ में ही नहीं आएगा। Of those who have so far not been infected, IgG antibody test will identify antibody positive subject who do not need vaccination। हाँ, अभी तक जिन लोगों को कोरोना नहीं हुआ है उनके बॉडी में आप IgG का टेस्ट ले सकते हो, एंटीबॉडी। इसी को मैंने बोला था रैट, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स में ऑलरेडी समझाया, राइट। अगर इसमें वो पॉजिटिव आते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर उसमें नेगेटिव आ जाते हैं तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, राइट। उसके बाद आगे यहां से देखते हैं, इट शुड बी पॉसिबल टू अकोमोडेट दिस एलिजिबल सब्जेक्ट इनटू फेज 3 ट्रायल प्रोटोकॉल विदाउट मच डिफिकल्टी। इन सबको फेज 3 ट्रायल के रूल में शामिल किया जा सकता है बिना किसी डिफिकल्टी के। और लास्ट में बोला जा रहा है, ऑल राउंड इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स एंड वल्नरेबल सब्जेक्ट टू एनरोल इन द कोविड-19 वैक्सीन फेज 3 ट्रायल्स इन इंडिया। If this is to be done quickly, professional organizations, civil society, regulatory agency, and the Indian Council of Medical Research and Vaccine Manufacturers should act immediately and allow and encourage enrollment of healthcare workers and vulnerable people in phase 3 trials, right? अगर सब कुछ सही रहा और हेल्थ केयर और वल्नरेबल लोगों के ऊपर कोविड-19 का ट्रायल सक्सेसफुली हो गया, तो इसका फायदा ये होगा कि जितने भी बाकी के दवाई बनाने वाले लोग हैं, सिविल सोसाइटी है, सरकारी एजेंसियां हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है और वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये सब के सब तुरंत काम पे लगेंगे और ये कोरोना से लड़ने के लिए फटाफट फटाफट दवाइयों को देश के कोने कोने तक पहुंचा देंगे, और यही तरीका सबसे अच्छा है। ऑलराइट, उम्मीद करता हूं कि आपको यह आर्टिकल समझ में आया, और आपको एक और जाते जाते जानकारी दे दूं कि भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाई है, जो कि अपने फेज 3 के ट्रायल पर चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन का काम चालू है और बहुत जल्दी वो भी खत्म होने वाला है, तो उम्मीद ये है कि अगले साल जनवरी तक वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा और देखते देखते लोगों तक वैक्सीन पहुंचने लगेगी। तो अब कोरोना शायद हो सकता है कि 1-2 महीने में अपने क्लाइमेक्स पे आ जाए और उसके बाद फिर डिक्लाइन शुरू हो जाए, और इसीलिए ये जरूरी है कि अब यहां से आप अपने आप को सुरक्षित रखें, सेफ रखें। कोरोना के लक्षण अगर पाए जाते हैं तो घबराएं नहीं, कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द रिकवर होने के सारे उपाय अपने पास याद रखें। दूसरी बात ये, वैक्सीन आ जाने के बाद तुरंत वैक्सीन लें और अपने परिवार को भी दे दें, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, और जितना हो सके अपने आप को सेफ और सुरक्षित रखें। और ये भी बात जरूरी है कि अब आपकी एग्जाम और ज्यादा डिले नहीं होने वाली है, तो बहुत जल्दी आपको एग्जाम्स फेस करने पड़ सकते हैं, और इसके लिए आप अपनी तैयारी भी कंटिन्यू रखें। ऑलराइट दोस्तों, अगर आपको ये आर्टिकल पसंद आया तो जरूर शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने यूट्यूब चैनल ज्ञानबाजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। हम आपके लिए शानदार जनरल अवेयरनेस का, जीके टेस्ट का कंटेंट लेकर आते जा रहे हैं, और प्लीज हमारा मनोबल आप बढ़ाते रहिए। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट थ्रेड में हमें जरूर 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 बताइएगा। और जाते जाते आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे देते हैं। यस दोस्तों, तो ये है हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक, ज्ञानबाजी टेलीग्राम चैनल। आप इस लिंक पर जाकर हमारा सारा स्टडी मटेरियल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
मेरी टीम रोज का कोरोना मीटर बनाती है जिसमें आपको टॉप 10 कंट्रीज में चल रहे कोरोना पेशेंट और डेथ के पूरे पूरे इंफॉर्मेशन मिलते हैं। भारत में कोरोना कहां तक पहुंचा उसके लिए एक शानदार इंडिया का मैप भी हम डेवलप करते हैं। वोकैबलरीज हम डेवलप कर रहे हैं। न्यूज़पेपर्स हम कम से कम 5 से 6 रोज दे रहे हैं। जनरल अवेयरनेस के हम रोज क्वेश्चंस देते हैं। इसके अलावा हम जीके क्विज दिन में 3 बार डालते हैं। स्टैटिक जीके का अलग, बैंकिंग अवेयरनेस का अलग और साथ में जनरल अवेयरनेस का अलग। और इसके साथ ही साथ हम एक डेली पीडीएफ भी देते हैं स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स की। ये पीडीएफ अगर आप पढ़ते हैं तो अगर आपने कोई वीडियो नहीं भी देखा होगा तो इससे आपका काम पूरा का पूरा हो जाएगा। तो ज्ञानबाजी टेलीग्राम चैनल एक पावर पैक प्रोग्राम है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको जीके की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आशा करता हूं कि आपके लिए आने वाले दिन में ऐसे ही और बहुत सारे सॉल्यूशंस हम लेकर आते रहेंगे। आप बने रहिए ज्ञानबाजी के साथ और देखते रहिए हमारे सारे वीडियोस। आज के लिए बस इतना ही। आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू एंड गुड बाय।